हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 1, 2, 3। और इस चैप्टर के जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाली हूं और देखेंगे कि किस तरीके से जो है सीबीएसई इन बुक से जो है कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूं कि अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है, अगर आप सी टेट को लेकर सीरियस हैं और क्लियर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी के अलावा जो है सी टेट में कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और मैं बार बार आप लोगों को फोकस करने के लिए कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए और कहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बने हैं। क्यों मैं कहती हूँ कि लाइन टू लाइन जो है आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है फैक्चुअल नहीं आते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सब आप लोगों को आज के क्वेश्चंस में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का जो है एक तरीका है, प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन को जो है ना, आपको प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो बस टिक टिक नहीं करना है, बल्कि जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आसपास के सभी फैक्ट्स को आपको पढ़ते हुए चलना है। मैंने आप लोगों को यहीं पर क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, क्लास 6, 7, 8 पूरा कंप्लीट करवा रखा है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी जो मैं ये चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि इसके साथ ही मैं एनसीईआरटी के फैक्ट्स भी कवर करूंगी, तो ये वीडियो जो है आप लोग देखना मत भूलिएगा। अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है, इस बार अपना सी टेट क्लियर करना चाहते हैं, पूरा एकदम बेसिक से एक एक चीज़ जो है समझाऊंगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बने रहिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि पढ़ना किस तरीके से एनसीईआरटी। अगर आपको पढ़ना आ गया ना तो आप देखेंगे आप क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको यहाँ पे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ही जो है मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और कोशिश रहती है कि हमेशा बेस्ट से बेस्ट तरीके से कराऊँ। बाकी ये सब तो रही बातें, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने ग्रह हैं, कौन से ग्रह की क्या मतलब मतलब किस ग्रह के लिए क्यों कोई ग्रह जो है स्पेशल है, किस ग्रह में कौन सा ग्रह लाल है या कौन सा पीला होता है, किसके कितने कितने उपग्रह हैं। इस तरह से वन वर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछेगा तो याद रखिएगा कई स्टेटमेंट दे देगा और ABC करके, मतलब कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो ये आप तभी सही कर पाएंगे जब आप पूरे फैक्ट, मतलब आपका आंसर तभी सही होगा जब आपके पूरे फैक्ट्स, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के बारे में पूरे फैक्ट्स पता होंगे तब। ठीक है, अब यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, इसमें पूछा गया है स्टेटमेंट, देखिए कि कौन सा जो है कथन आपका सही है, इस पर आपको विचार करना है। देखिए, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। अब यहीं पर जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और बाहरी ग्रह कौन से होते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन गए, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाहरी ग्रह कौन से होते हैं। और आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, क्या ये बात सही है। बाह्य ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं, क्या ये बात सही है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा जो है मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है, बस बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बिल्कुल, जो बाह्य ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बी तो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ए गलत है, बी सही। आप देख लीजिए ये कहाँ पर है, यहाँ पे तो दोनों सही बता दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। यहाँ दोनों गलत बता दिया, यहाँ पे बी को गलत बताया है, तो बी तो हमारा सही है। तो देखिए बी हमारा सही है, ए गलत है। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन देना भूल गई हूँ, B, C, D, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला जो है आपका करेक्ट होगा। अब जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट। देखिए, अब आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये पता होना कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में जो है आपका जो सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह होता है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। वहीं पर जो बाह्य ग्रह होता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, अरुण, वरुण, तो ये जो है आपका बाह्य ग्रह होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, एक मिनट। देखिए, तो ये है हमारा सूर्य,
सूर्य, हम सब लोग जानते हैं कि जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला ग्रह बुध, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसे जो है आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी गई है कि कौन से ग्रह की? आंतरिक ग्रह की। वहीं पर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जो है इसे बाह्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। बाह्य ग्रहों के, कुछ ग्रहों के पास जो है छल्ले होते हैं, तो बिल्कुल सब मतलब कुछ ग्रहों के पास जो है छल्ले भी होते हैं, जिसमें शनि का छल्ला जो है आप लोगों को दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जो आंतरिक ग्रह है, क्या बोला था कि तरल पदार्थ और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं? नहीं, जो आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य के नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह क्या है? सूर्य के नज़दीक हैं और ये किससे? चट्टानों से बने होते हैं। वहीं पर बाह्य ग्रह जो है ये जो है सूर्य से दूर है और ये आकार में बड़े हैं और ये गैस व तरल पदार्थों से बने होते हैं। कई चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से, ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार जो है यही आपका क्वेश्चन बदल देगा। ठीक है। दूसरी बात, आंतरिक ग्रह जो है छोटे होते हैं, वहीं पर बाह्य ग्रह जो है बड़े होते हैं। आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं, बाह्य ग्रह जो है क्या होते हैं? ये गैस व तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, ये एनसीईआरटी की बुक बहुत पहले की है। जो उपग्रहों की संख्या है वो बदल चुकी है। आगे मैं जो कोई भी क्वेश्चन लूँगी तो उसमें जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? डी ऑप्शन जो है कि बाह्य ग्रह जो है आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और ये जो है इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। कौन कौन से खगोलीय पिंड? तो ये अभी हमने देखा। देखिए किससे बना हुआ है? हमारा जो ग्रह है सूर्य से, ग्रहों से, ये सब ग्रह हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है? ये हमारे ग्रह हैं। सूर्य ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड और इन सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो इनसे जो है हमारा सौर मंडल बना हुआ है। तो देखिए ये कहाँ पर है? उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा नहीं आएगा। ठीक है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और नक्षत्र मंडल, क्योंकि सप्तऋषि जो है नक्षत्र मंडल का पार्ट है, और तो ये तो आएगा ही नहीं। तो हमारा जो सौर परिवार है, सौर मंडल है, वो सबसे पहले सूर्य आता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्का पिंड और उपग्रह। सभी ग्रहों के अपने जो है उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप उपग्रह से प्राप्त चित्र है, रग्बी गेंद है, ग्लोब है या मानचित्र है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत, मतलब कि आगे चैप्टर में मैं बताऊंगी। हमारी जो पृथ्वी है को है ना, भू आब की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो भू आब, तो किसको कहा गया है? ग्लोब। ग्लोब को जो है किसकी संज्ञा दी जाती है? भू आब की संज्ञा दी जाती है। तो क्योंकि ग्लोब जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो है एक वास्तविक निरूपक का प्रतिरूप माना गया है। मतलब एक पृथ्वी को समझाने के लिए ग्लोब का सहायता लिया गया है, इसीलिए जो है इसे भू आब की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड कौन सा? सी करेक्ट होगा, ना कि मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्बी, ये नहीं, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्या। ठीक है, इन फैक्ट्स को हम अभी समझेंगे, इनको देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है, इसके अलावा और कौन कौन से जो है क्षेत्र होते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो कई बार जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्क और मकर की रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? कर्क और मकर के सबसे गर्म क्षेत्र कौन से दो रेखाओं के बीच पाया जाता है? या उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र कौन से दो रेखाओं के बीच में आता है? तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है,
तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, और ये वही क्षेत्र है जिसमें सूर्य जो है ठीक सर के ऊपर होता है। मतलब कि दोपहर में जो इन सभी क्षेत्रों में दोपहर में जो है सूरज सिर के ऊपर होगा, और सभी क्षेत्र जो है यहाँ पे गर्म होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कर्क और मकर रेखा के बीच जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पे जो है सूर्य जो है सीधे सर के ऊपर होता है। मतलब कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है, और गर्मी अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में जो है वर्षा भी सबसे अधिक होती है। एक मिनट, क्या लिख गया ये? हाँ, तो इस क्षेत्र में जो है वर्षा भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और इसीलिए जो है उष्णकटिबंधीय जो वन है वो जो है यहीं पर पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय वन जो है पाए जाते हैं। 4 फैक्ट्स बताए मैंने। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, सूरज जो है ठीक सिर के ऊपर होगा, और ये क्षेत्र बहुत ही अधिक गर्म होता है। गर्म होने के कारण सबसे अधिक वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, विषुवत रेखा के आसपास होती है, और इसी क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद जो है शीतोष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा और उत्तरीय ध्रुव वृत्त, ये उत्तरीय ध्रुव वृत्त है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये जो है आपका उत्तरीय ध्रुव है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक उत्तरीय ध्रुव वृत्त होता है। तो उत्तरीय ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिण होता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है वो जो है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, सूरज जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। मतलब कि सीधे इस पर जो है आपकी क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इतनी अधिक गर्मी नहीं होती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र ये कहलाता है। इसी तरह से मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र में भी क्या होता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। मतलब दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। उसके बाद जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वो क्षेत्र होता है जहाँ पे जो है शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध कहाँ से, उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। शीत कटिबंध जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है, अर्थात ये जो है बहुत अधिक बर्फीला होता है। ठीक है, ऐसे ही दक्षिणीय शीत कटिबंध जो है दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध होता है। दक्षिणी शीत कटिबंध जहाँ पे जो है बहुत अधिक जो है क्या होती है, सर्दी होती है, क्योंकि किरणें जो है सूरज की यहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो ये फैक्ट्स जो है मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह महासागरों से घिरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, अभी बताया ना। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे गर्मी इसलिए अधिक होती है, यहाँ पे ऊष्मा अधिक इसलिए होती है क्योंकि सूरज जो है ठीक सिर के ऊपर होता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है नहीं, शीतोष्ण कटिबंध में तिरछी पड़ती है। यह अस्तल रुद्र क्षेत्र है। अस्तल रुद्र क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो चारों तरफ से अस्तल से घिरा हो। तो ये भी नहीं सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली बाकी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, और आप चैप्टर वाइज जो है अच्छे से अपना रिविज़न कर सकें। देखिए, पृथ्वी पे जो ताप कटिबंध है 3 पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है ठीक दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उष्ण कटिबंध। यहाँ से क्वेश्चन बना था, लेकिन अगली बार हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बने। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद याद रखिएगा, किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, अर्थात ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ का जो तापमान होता है
वहाँ पे तापमान मध्यम होता है, इसलिए वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। मैंने आपको, क्योंकि ये तो मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया कि आपके जो है एनसीईआरटी में किस तरीके से दे रखा है। वैसे तो सब कुछ माइंड में आप लोगों को मैंने हर चीज़ क्लियर किया कि मकर रेखा के बाद वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूरज जो है कभी सिर के ऊपर नहीं होता, और जो किरणें तिरछी होती हैं, यहाँ का तापमान हमेशा मध्यम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप डायग्राम के थ्रू समझाने का यही मोटिव होता है कि आपको चीज़ें जो है माइंड में छप जाए और क्लियर है, क्योंकि मैंने भी कुछ इसी तरीके से याद किया था। ठीक है, अब सेम इसका उल्टा शीत कटिबंध आपका जो है उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, अतः इसे शीत कटिबंध कहलाता है। ये सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अब देखिए, क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ें। क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा है, यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो क्षुद्र ग्रह, अभी आपको मैं बताऊंगी क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं और क्या होता है। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, बिल्कुल सही है। कभी कभी पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये मंगल ग्रह है, क्योंकि सूर्य, अगर सूर्य का परिक्रमा लगा रहे हैं तो सूर्य के नजदीक आने पर जल भी जाएंगे और नीचे भी गिरेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा डायग्राम में देख लीजिए ताकि आपके माइंड में जो है क्वेश्चन छप जाए। देखिए, ये है क्षुद्र ग्रह। जिस तरह से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, उसी तरह से क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, और ये परिक्रमा लगाते लगाते कई बार जो है सूर्य के नजदीक आने के कारण जो है ये जल कर नीचे गिर जाता है। और क्षुद्र ग्रह जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। याद रखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों फैक्ट्स यहाँ पे करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश तथा देशांतर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। आपको अभी मैं बताऊंगी, आगे अच्छे से समझाऊंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले समझिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है, मतलब ग्लोब पे जो है आपको कुछ रेखाएं इस तरीके से खिंची हुई मिलती हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस रेखा से किस रेखा के बीच में उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है, किस रेखा से किस रेखा के बीच में शीतोष्ण, और किस रेखा से किस रेखा के बीच में आपका शीत कटिबंध होता है। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं। उसी के अलावा अक्षांश रेखाओं के अलावा आपको जो है देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी भी स्थान की स्थिति को पता करना है तो। ठीक है, किसी भी स्थान के सही स्थिति का पता लगाना है तो अक्षांश के अलावा देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तब जो है जहाँ पर ये रेखा काटती हैं एक दूसरे को, अक्षांश और देशांतर, उस स्थान को हम जो है अच्छे से बता सकते हैं कि ये स्थान कौन से जगह पर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए, ग्लोब, ये क्या ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए? तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, जी नहीं, किस हर रेखा का अपना एक महत्व होता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में जिन रेखाओं को जाना जाता है, ये एक्चुअल में जो है ग्लोब पर क्यों बनाई जाती हैं? पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें और समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होता क्या है। इससे रिलेटेड जो और फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, देखिए, ये जो रेखा दिख रही है ये आपकी है कौन सी रेखा? लाइन ऑफ लैटिट्यूड, अर्थात अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक है, और वहीं पर जो है ये जो रेखा दिख रही है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये रेखा जो दिख रही है ये है आपका लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, अर्थात देशांतर, देशांतर रेखा। इन रेखाओं की अपनी अपना महत्व है, थोड़ा सा समझिएगा। जो अक्षांश रेखाएं हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं हैं, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जितनी भी समानांतर रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। मैंने क्या बोला? विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव हो, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव हो, के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उसी तरीके से
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, मतलब ये अक्षांश और ये अक्षांश, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, सभी अक्षांश रेखाओं के बीच के जो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। और ये अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों के पास पहुंचती हैं, उनकी जो रेखा लंबाई है, ठीक है, उनकी जो अक्षांश रेखाएं जो है जैसे जैसे ध्रुवों के पास पहुंचती हैं वो जो है छोटी होती चली जाती हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो आपको ये दिख रही हैं, देशांतर रेखाएं जो है ये जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। और इनकी जो अधिकतम दूरी है विषुवत रेखा के पास वाले क्षेत्र में जो है सबसे अधिकतम जो है इन दो रेखाओं के बीच में जो अधिकतम दूरी पाई जाती है वो 111 मतलब 111.32 किलोमीटर होती है अधिकतम दूरी। और ये जैसे जैसे ध्रुवों के पास पहुंचती जाती हैं, ये रेखाएं जो आपकी देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों के पास पहुंची जाती हैं वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो ये दूरी है वो कम होती चली जाती है। मैंने बोला था ना, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वो हमेशा 111 किलोमीटर रहती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि विषुवत रेखा के आसपास होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों के पास चली जाती है ये जो दूरी है इनकी कम होते हुए चली जाती है। याद रखिएगा, जो इसकी लंबाई है अक्षांश रेखाओं की तुलना में देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है, ठीक है, जो अक्षांश रेखाओं की तुलना में जो देशांतर रेखाओं की लंबाई है कम नहीं होती है। जैसे मैंने बताया ना कि अक्षांश रेखाएं जो है जैसे जैसे जो ध्रुवों के पास पहुंचेंगी तो इनकी लंबाई जो है कम होती चली जाती है, लेकिन उसकी तुलना में जो देशांतर रेखाओं की लंबाई है ये जो है समान रहती है, कम नहीं रहती है, होती है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है ध्रुवों तक पहुंचेंगी तभी भी इसकी लंबाई जो है बराबर रहेगी। तो ये जो फैक्ट्स थे आपको उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं आप लोगों को समय से रिलेटेड भी चीज़ें बताऊंगी। अभी तो मैंने बस सिर्फ अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई है, इनकी लंबाई के बारे में, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी रहती है ये बताया है, लेकिन इसमें समय की गणना भी इसी पर किया जाता है। आगे मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी, क्वेश्चन आने दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? देखिए, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर अगर घूम रही है तो इससे क्या दिन पृथ्वी का दिन कहा जाएगा। पृथ्वी के सॉरी, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है वो कहलाता है परिक्रमण। परिक्रमण, और परिक्रमण से, क्योंकि जब पूरा परिक्रमण करने में जो है 365 डेज 6 घंटे लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, तो केवल दिन तो होगा नहीं, इस 365 दिन में मौसम में बदलाव होगा। ठीक है, तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि पृथ्वी का दिन पूछा है। तो पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण के कारण जो है क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। और ये परिक्रमण जो है करने में क्योंकि 365 दिन लग जाते हैं, ठीक है, वह दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं। देशांतरों के मध्य की दूरियां, बिल्कुल नहीं, इसकी तो बात ही नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय, बिल्कुल। देखिए, एक मिनट, हाँ, तो पृथ्वी का दिन की अगर परिभाषा की बात करें तो जब पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही घूमती है तो उसको घूमने में पूरा 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगा समय जो है क्या कहलाता है, घूर्णन। क्या कहलाता है, घूर्णन। और ये घूर्णन करने में, मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और इसे जो है दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगाती है, और इसी के कारण जो है दिन और रात होता है। क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी के समक्ष जो है, अगर ये सूरज है तो इसके सामने पड़ेंगी तो वहाँ पे दिन, और दूसरी साइड जो है क्या होगा, रात हो जाएगा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण जो है, जिसे जो है दैनिक गति भी कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है, पृथ्वी का दिन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन जो है आपका
सॉरी बी नहीं, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाता है। इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्यों? सॉरी, पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे तो लेता है, लेकिन सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो चक्कर है, पृथ्वी जो है ये जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा वो उस पर हम बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है, देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका ग्रीनविच समय से आगे होना तथा जो पश्चिम है उनका पीछे होना। तो हमारी जो पृथ्वी है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो देखिए, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से, क्योंकि ये वाला जो जगह है पश्चिम है, ये पूर्व है, मान लो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। और जो बोला गया ना ग्रीनविच के पूर्व में है, तो जो ग्रीनविच है ये देशांतर रेखाएं हैं, इसी के बीच में जैसे ये विषुवत रेखा है, ऐसे ही ग्रीनविच जो रेखा है जिसको जो है प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, बोल रही हूँ वो सुनिएगा। तो ये 0 डिग्री होता है, और ये जो जगह है 0 अक्षांश पर, ये जो है ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में एक शहर है, क्या, ग्रीनविच। यहाँ पे राजकीय वेधशाला के पास ग्रीनविच नामक एक शहर है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसके जो पूर्व में जो समय होगा, पूर्व में, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पूर्व में जो भी समय होगा वो आगे होगा, और पश्चिम का जो समय होगा इस समय से पीछे होगा। मान लो कि ग्रीनविच में 1 बज रहा है, तो अगर आपका 1 बज रहा है, ठीक है, और 15 डिग्री पर पूछा जाए कि कितना होगा, वो आगे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें समझ में नहीं आएगा। बस इतना ही अभी याद रखिएगा, ग्रीनविच से पूर्व में जाने पर समय जो है आगे बढ़ता है, ग्रीनविच से पश्चिम में जाने पर समय जो है पीछे होगा। पूर्वी देशांतर इसे बोलते हैं, इसे पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। जिस तरह से उत्तरी अक्षांश होता है, दक्षिणी अक्षांश, उसी तरह से जो है आपका पूर्वी देशांतर होता है, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। तो ग्रीनविच से पूर्व की तरफ बढ़ने पर क्या होगा, समय जो है आगे बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ने पर, क्योंकि जो पृथ्वी है चक्कर लगाते लगाते इस तरीके से आएगी, तो ये समय जो है ग्रीनविच से पीछे होगा, पश्चिम वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, अब आगे चलते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको पूरा हौच पौच हो गया। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, थोड़ा सा समझिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। 24 घंटे पूरा करने में जो है वो कितना डिग्री घूम लेगी, 360 घंटे, सॉरी 24 घंटे घूमने में 360 डिग्री जो है वो पूरा कर लेती है। तो कहने का मतलब है, अगर उसे 1 घंटे में जो है वो कितने डिग्री पूरा कर लेगी, तो 36 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में जो है वो कितना, 15 डिग्री। 24 को 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा ना। तो 1 घंटा जो है वो कितने, 15 डिग्री पूरा कर रही है। कहने का मतलब है, अगर वो 15 डिग्री में 1 घंटा पूरा कर रही है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, 1 डिग्री में वो कितना, अगर आपका 60 मिनट वो 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, तो 60 को अगर आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौका 60, मतलब कि 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर आपका समय ग्रीनविच में मान लो कि 12 बजा, मैंने बताया था ना ग्रीनविच जो है 0 डिग्री पर है, अगर ये 15 डिग्री पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय होगा, ठीक है, 15 डिग्री पर अगर आपका समय मान लो कि यहाँ पर जो है आपका 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, तो 15 डिग्री पर कितना समय होगा, तो अगर 15 डिग्री पर, तो 1 डिग्री में 4 मिनट पे घूम रहा है, 4 मिनट ले रहा है 1 डिग्री घूमने पर, तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा,
1 मिनट, हाँ। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लिया, तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? 15 डिग्री घूमने में 15 × 4 60, मतलब 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 60 मिनट हो गया। तो अगर यहाँ पे आपका 12 या 1 बज रहा है, तो 15 डिग्री पर कितना समय हो जाएगा आपका? 2 बज जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। यही अगर आपका 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पूछता, तो क्या 1 घंटा माइनस होगा। तो कहने का मतलब है, अगर ग्रीनविच पर 1 बज रहा है, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? तो वो हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से समय को निकाला जाता है। आगे आपको मैं निकाल कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरे को मैं समझा रही थी बना के, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इसीलिए डायग्राम रखा था। तो ये ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, इसके आगे 180 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है, और इसके आगे 180 तक जो है पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, तो ग्रीनविच से 180 देशांतर, मतलब हर एक लाइन को एक आपका जो है मान दिया गया है। जहाँ पे भी इसका जो समय मापा जाता है, जहाँ पे भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं करती हैं जिस डिग्री पर, उसका उस तरीके से जो है आप एक सही स्थिति का पता लगा सकते हैं, वहाँ का समय का पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से समय की गणना की जाती है। और 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, इसको ही अंतर्राष्ट्रीय जो लाइन बोला जाता है ना, वो कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत मतलब टाइम ले लेती हूँ मेरे को समझाने में। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए, यदि 2 स्थान ए और बी 20 डिग्री पूर्व में और 95 डिग्री पूर्व में परिस्थित है, ये दोनों ही पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये पूर्व की बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका 0 डिग्री पर प्रमुख यामोत्तर है, 20 डिग्री पूर्व और एक यहाँ पे 95 डिग्री पूर्व। इन दोनों के बीच में स्थित तो स्थान ए और बीच के बी स्थान ए और स्थान बी कितना समय का अंतराल होगा। तो इन दोनों के बीच के अंतराल पूछा है। तो ये 20 डिग्री है और ये 95, तो 95 और 20 कितना अंतर आ जाता है? 75। ठीक है, 75 डिग्री का। अब हमें ये पता है कि 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में कितना? 4 मिनट लगता है। तो 75 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो पहले ये निकाल लीजिए, कितना लगेगा? 75 × 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 5 ज़ा 20 को 0 2 4 7 ज़ा 28 28 29 30 300 मिनट हो गया। अब ये मिनट, अब 300 मिनट, हमें ये पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 300 मिनट में कितने घंटे होंगे? इसको 60 से डिवाइड कर दो। अगर हम देखते हैं तो 6 5 30। ठीक है, 6 5 ज़ा 30, तो 5 आवर्स। तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल होगा, इन दो समयों के बीच का अंतराल, वो 5 घंटे होगा। समझ में आया कैसे मैंने निकाला? अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत करने को मिलेंगे और ये समझ में आना जरूरी है। इसको देख लीजिए किस तरीके से जो है आपका समय बनता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय लाइन बोला था, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। जो ग्रीनविच समय बोला गया ना, ये इंग्लैंड को, ठीक है, ये 0 डिग्री पर है। राजकीय वेधशाला में स्थित ग्रीनविच नामक एक शहर है, वहाँ पर जो है ये 0 डिग्री पर जो है ये लाइन को बनाया गया है। और इसके आगे जो भी समय होता है वो प्लस होता है, और इसके पीछे जो भी समय होता है वो माइनस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, तो अगर कोई भी देशांतर का आपको समय पूछा जाता है, तो उस देशांतर को कैसे टाइम में कन्वर्ट करते, कैसे निकालते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। याद रखिएगा, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट घूमने में लगता है, तो बाकी कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कीजिए, अपने आप जो है आ जाएगा। ठीक है, आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो अभी के लिए जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें बार बार बोल रही समझ में आ रहा है या लगता है कि मैं सही समझा पा रही हूँ, आपको यहाँ पे जो है हेल्प मिल जाएगी, आपको तैयारी में एक सहायता मिल जाएगा, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अपने से भी कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको केवल गाइड कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ कि चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ, जिससे कि आप बर्डन लेकर ना पढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? भारत के मध्य भाग से, हम सब लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से गुजरता है। अब ये कौन कौन से जगहों से गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो कर्क रेखा है ये कहाँ कहाँ से? गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर ये जो है आपके सॉरी, ये देखिए गुजरात है, और यहाँ पे जो है राजस्थान को भी टच कर रहा है। ये आपका मध्य प्रदेश से ही बना भाग छत्तीसगढ़ है, इसको भी ये टच कर रहा है। फिर ये झारखंड है, बिहार से निकला हुआ, इसको भी टच कर रहा है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर इधर आपका त्रिपुरा, और इधर आपका मिजोरम। तो ये 8 भागों को टच कर रहा है, इसको याद कर लीजिएगा, और ये मैप के थ्रू ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 82.5 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, मानक यामोत्तर मतलब भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्व पूर्व जो देशांतर रेखा है उसको मानक यामोत्तर माना गया है, और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरता है? तो भारतीय मरुस्थल बिल्कुल नहीं, पश्चिमी घाट, और हम सब लोग जानते हैं पश्चिमी घाट तो इधर है, भारतीय मरुस्थल भी इधर है। सुंदरवन डेल्टा बिल्कुल भी नहीं, पूर्वी घाट बिल्कुल, पूर्वी घाट से जो है टच करते हुए ये निकलता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एक मिनट, ये देखिए पूर्वी घाट को टच करते हुए निकलता है, और किन किन रेखाओं को टच, कौन कौन से राज्य को टच करता है ये भी पूछ देता है। तो जो प्रमुख यामोत्तर जो रेखा है, मानक यामोत्तर, भारत को जो है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो ये जो है एक उत्तर प्रदेश को टच करता है, उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद जो है आपका यहाँ पर जो है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका आ जाता है उड़ीसा, और ये जो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो 5 राज्यों को टच करता हुआ आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये है आपका छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जो है उड़ीसा, और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको इस तरीके से जो है पूरा ज्योग्राफी तो कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी की पूरी क्लास 6, 7, 8 की पूरी जो ज्योग्राफी है वो आगे मुझे करवाना है। क्लास 6 की, 7th की, 8th की ज्योग्राफी जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी। इसके नोट्स जो है मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वो नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, इससे और भी जो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं वो हम कल करेंगे, और बाकी जो है हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो रखी है। बस 8th क्लास की हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी की रह रही है, उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। बस जुड़े रहिए, यहाँ से आपको पूरा जो है मैं जितना हो सकता है पूरा जो है आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। साथ ही CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप लोगों को बताऊँगी, जो कि आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।